टीचर जो है, नहीं स्टूडेंट्स क्लास में है, टीचर भी हैं। हम्म, जी जी लेक्चर ऑन है, चल रहा है। ओके हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? ओके, तो बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं एंटर हो रहे? बाकी को बताओ कैसे उन्होंने एंटर होना है? फाइव मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी सारे स्टूडेंट्स भी आ जाएं।
प्रीवियस लेक्चर क्लियर है सबको? ओके, तो फिर हम स्टार्ट लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें हमने दो मेथड्स पढ़े थे, मेन टू टाइप्स ही, जिसमें नंबर 1 था अकॉर्डिंग टू पर्पस या अर्नियस्ट डिजायर, सेकंड था अकॉर्डिंग टू मेथड या बाय अप्रोच। तो फर्स्ट टाइप्स हमने क्लियर कर ली थी सारी। सेकंड है हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च जो हमारी आती है, टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू मेथडोलॉजी या बाय अप्रोच। ओके, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। क्वांटिटेटिव रिसर्च में अगर आप देखो तो इसमें बेसिकली दो टाइप्स हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल। नॉन एक्सपेरिमेंटल के आगे फर्दर टाइप्स नहीं है। एक्सपेरिमेंटल में आप देखो तो इसकी आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंटल एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल। ओके, आवाज आ रही है सबको?
ओके, तो पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल की। इसमें ऑलमोस्ट 5 टाइप्स आती हैं। नंबर 1 पे ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, नंबर 2 कोरिलेशनल डिजाइन, नंबर 3 डिजाइन that use existing data, नंबर 4 पे आ जाती है फोकस ग्रुप रिसर्च, नंबर 5 पे कंटेंट एनालिसिस। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। अब इसमें अगर आप देखो तो ये टेबल एक शो हो रहा है जिसमें नंबर 1 पे है ऑब्जर्वेशनल, उसको डिवाइड कर दिया गया है 2 टाइप्स में फर्दर। डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशनल रिसर्च डिजाइन हो जाएगा और नंबर 2 पे एनालिटिकल रिसर्च डिजाइन। डिस्क्रिप्टिव में अगर आप देखो तो उसमें फर्दर 3 टाइप्स इंक्लूड हैं, इसी तरह एनालिटिकल में भी 3 टाइप्स इंक्लूड है। नंबर 1 पे आप देखो तो क्रॉस सेक्शनल है। क्रॉस सेक्शन आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी देख रहे हो और क्रॉस सेक्शनल आप एनालिटिकल रिसर्च डिजाइन में भी देख रहे हो। तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च आपकी डिस्क्रिप्टिव में भी आती है और आपकी एनालिटिकल रिसर्च में भी आती है। सेकेंड इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन आता है डिस्क्रिप्टिव में और थर्ड आपकी इकोलॉजिकल आती है। तो ये तीनों आपके आगे डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशनल डिजाइन में। सेकेंड में आप देखें तो एनालिटिकल में आपकी 3 टाइप्स आती है, कोहॉर्ट रिसर्च डिजाइन या स्टडी आप कह लो, केस कंट्रोल रिसर्च डिजाइन या स्टडी कह लो, और नंबर 3 पे क्रॉस सेक्शनल। ये तीनों आपकी आती है एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। क्लियर है ये स्लाइड सबको? नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं डिजाइन ऑब्जर्वेशन। डिजाइन ऑब्जर्वेशन को फर्दर दो में डिवाइड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशनल डिजाइन और नंबर 2 पे एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। अब इन दोनों को फर्दर तीन टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, क्रॉस सेक्शनल, इकोलॉजिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल। एनालिटिकल में आप देखो तो उसमें कोहॉर्ट स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी है और क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। ओके, वन मोर टाइम रिपीट कर देती हूँ मैं। ऑब्जर्वेशनल डिजाइन हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन को दो में डिवाइड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव डिजाइन में और एनालिटिकल डिजाइन में। डिस्क्रिप्टिव को आप देखो तो इसको फर्दर 3 में डिवाइड कर दिया गया है, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन एंड इकोलॉजिकल डिजाइन। इस तरह एनालिटिकल को भी फर्दर 3 में डिवाइड कर दिया गया है, कोहॉर्ट डिजाइन, केस कंट्रोल डिजाइन एंड क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। ये सारे टाइप्स हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके हीरा, क्लियर है ये सबको स्लाइड? तो ऑब्जर्वेशन में नंबर 1 पे जो हमने टाइप पढ़ी वो डिस्कस कर लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। Descriptive research is the exploration and description of phenomena in real-life situations. It provides an accurate account of characteristics of a particular individual, situations or group. डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, सिंपली डिस्क्रिप्शन देते हैं अपने फिनोमिना के जो रियल लाइफ सिचुएशन में फिनोमिना है अकर होता है। इससे हमें करेक्टरिस्टिक्स का पता चलता है, स्पेसिफिक इंडिविजुअल का, सिचुएशन का पता चलता है और ग्रुप का पता चलता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च लास्ट में भी डिस्कस किया था, यूजुअली कंडक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और स्टडी पार्टिसिपेंट। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हमें अपने स्टडी पार्टिसिपेंट्स लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, इन नेचुरल सेटिंग विद नो मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन। इस डिजाइन में हम अपनी तरफ से कोई भी मैनिपुलेशन कंडक्ट नहीं करते। मोर सिंपली अगर आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को डिफाइन करना चाहो तो Descriptive research is all about describing people who take part in the study. जो लोग हमारी स्टडी में पार्ट लेते हैं उनको डिस्क्राइब जो हम करते हैं उसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं, इन मोर सिंपल वर्ड्स में। डिस्क्राइबिंग पीपल हु टेक पार्ट इन द स्टडी। स्टडी पार्टिसिपेंट जो हमारी स्टडी में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम डिस्क्राइब करते हैं, इसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। 3 वेज एंड जो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं, नंबर 1 पे ऑब्जर्वेशनल, नंबर 2 पे केस स्टडी, नंबर 3 पे सर्वे। ऑब्जर्वेशनल में आप देखो तो क्या करते हैं, डिफाइन एज अ मेथड ऑफ व्यूइंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट। सिंपल हम उनके व्यूज को रिकॉर्ड करते हैं पार्टिसिपेंट्स को। केस स्टडी में आप देखो तो इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। केस स्टडी में हम क्या करते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। जैसे लास्ट में भी डिस्कस किया था हमने एग्जांपल, जैसे वार्ड में पेशेंट होते हैं तो डॉक्टर उनको केस स्टडी करते हैं। तो केस स्टडी में वो क्या करते हैं, एक ही इंडिविजुअल को लेके
डिटेल में उसकी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। सर्वे में आप देखो क्या है, डिफाइन एज अ ब्रीफ इंटरव्यू डिस्कशन विद एन इंडिविजुअल अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो इसमें थ्रू इंटरव्यू थ्रू डिस्कशन हम एक ही स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। सर्वे हम कर सकते हैं थ्रू टेलीफोन भी कर सकते हैं, सर्वे थ्रू हम होम विजिट भी सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। वाई कंडक्ट स्टडीज, हम स्टडीज ये सारी स्टडी जो डिजाइन पढ़े ये हम करते ही क्यों हैं। नंबर 1 पे अगर आप देखो तो डिस्क्राइब बर्डन ऑफ डिजीज ऑफ प्रेवलेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स, हेल्थ बिहेवियर्स और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन दैट इन्फ्लुएंसेस रिस्क ऑफ डिजीज। तो ये बेसिकली जो हम स्टडीज करते हैं, ज्यादा हमारा जो एम होता है, हमें बर्डन ऑफ डिजीज को देखना होता है कि वहाँ पे डिजीज का प्रेवलेंस कितना है, रिस्क फैक्टर्स वहाँ पे कितने हैं, हेल्थ बिहेवियर कैसा है, इन सबको मेजर करने के लिए हम बेसिकली स्टडीज कंडक्ट करते हैं। नंबर 2 पे आप देखो तो टू डिटरमिन कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर इलनेस। कॉजेज भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रिस्क फैक्टर्स भी हम डिजीज के फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू स्टडीज। टू डिटरमिन रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन, कोई अगर हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है या कोई हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस को भी चेक करने के लिए हम स्टडीज कंडक्ट करते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल स्टडीज में डिफरेंस क्या है। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में हम क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, हम हाइपोथेसिस में डेवलप करते हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हम डेवलप करते हैं हाइपोथेसिस में। तो हाँ, इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, एनालिटिकल में हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव में सिंपली हम क्या कह देते हैं, ये हमने हाइपोथेसिस बनाई है, अब ये हाइपोथेसिस का आपस में रिलेशनशिप क्या है या इनमें से कौन सा आपको प्रूफ होता है, कौन सा रिजेक्ट होता है, तो ये टेस्ट हम एनालिटिकल स्टडीज में करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हमें आंसर देती है व्हाट, हु, वेयर एंड व्हेन। जो जिस चीज पे हम स्टडी कर रहे होते हैं कि वो क्या चीज है, किन लोगों में वो डिजीज हुई, वेयर कहाँ पे हुई, व्हेन किस टाइम पे हुई, तो ये सारे आंसर्स हमें डिस्क्रिप्टिव स्टडीज देता है। मतलब इसमें हम अपनी तरफ से मैनिपुलेशन नहीं करें, एज इट इज हम अपनी फाइंडिंग्स पुट अप कर रहे हैं। एनालिटिकल में हम फर्दर डिटेल में जाते हैं, आंसर व्हाई एंड हाउ कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई और हाउ कैसे हुई, तो इनके आंसर्स हमें एनालिटिकल स्टडीज में मिलते हैं। क्लियर है ये स्लाइड सबको? ओके, तो डिस्क्रिप्टिव में फर्स्ट में हम अगर देखें तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है, इसे हम सर्वेस भी कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज इंक्लूड सर्वेस, people are studied at a point in time without follow up। अब क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में हम क्या कहते हैं, एक ही टाइम पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमारा पार्टिसिपेंट के साथ कोई लिंक नहीं होता, मतलब एक ही टाइम पे जाके हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह की जो हम स्टडीज करते हैं ये हमारे पास आ जाती हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। कैन कंबाइन अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी विद फॉलो अप टू क्रिएट अ कोहॉर्ट स्टडी। लेकिन अगर हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में फॉलो अप ऐड कर दें तो हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी नेक्स्ट जाके कोहॉर्ट स्टडी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी में सिर्फ एक ही टाइम पे डाटा कलेक्ट करते हैं और अपनी स्टडी वहीं पे क्लोज कर देते हैं तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। लेकिन अगर हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को फर्दर टाइम के लिए उसमें फॉलो अप ऐड कर देते हैं तो हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी कोहॉर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। Can conduct repeated cross-sectional studies to measure change in the population। तो हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को रिपीट भी कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं कि चेंजेस आते हैं पॉपुलेशन में, इसको मेजर करने के लिए हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को रिपीट भी कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को हम सर्वे स्टडीज भी कहते हैं, पॉइंट इन टाइम स्टडी भी कहते हैं और इसको प्रेवलेंस स्टडीज भी कहते हैं। ओके, तो फर्दर इसके तीन नेम आ गए क्रॉस सेक्शनल स्टडीज के। नंबर 1 इसको हम सर्वे स्टडी भी कहते हैं, पॉइंट इन टाइम स्टडीज भी कहते हैं और नंबर 3 पे इसको हम प्रेवलेंस स्टडीज भी कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में कहते हैं एट वन पॉइंट इन टाइम विदाउट फॉलो अप हम डाटा कलेक्ट करते हैं। अगर हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को
लॉन्ग टाइम के लिए एक्सटेंड कर दें और इसमें फॉलो अप ऐड कर दें तो हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी तो हार्ड स्टडी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को हम रिपीट भी कर सकते हैं चेंजेस को मेजर करने के लिए पॉपुलेशन में। क्लियर है क्रॉस सेक्शनल स्टडी? नेक्स्ट एग्जांपल है कि एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। फर्स्ट एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू 2002 नेशनल सर्वे ऑफ फैमिली ग्रोथ 35% or about 7.4 million of birth to US women during the 5 years। अब इस स्टडी में वो क्या कह रहे हैं, नेशनल सर्वे ऑफ फैमिली ग्रोथ 2002 में नेशनल सर्वे कंडक्ट किया था फैमिली ग्रोथ से रिलेटेड कि फैमिली ग्रोथ में कितना इंक्रीज हुआ है। तो ड्यूरिंग लास्ट जो 5 ईयर था जिनमें चाइल्ड बर्थ हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने स्टडी कंडक्ट की है कि लास्ट 5 ईयर्स में बर्थ रेट के बाद फैमिली ग्रोथ कितनी इंक्रीज होगी। तो 35% इंक्रीज हुई थी फैमिली ग्रोथ में। तो ये क्या था, उन्होंने एक ही टाइम पे जाके वो डेटा कलेक्ट किया था कि लास्ट जो ड्यूरिंग 5 ईयर थे उसके दरमियान कितनी बर्थ हुई थी और बर्थ रेट की वजह से फैमिली ग्रोथ में कितनी इंक्रीज हुआ था। तो 35% उनमें फैमिली ग्रोथ इंक्रीज हुई थी। तो सिंपली उन्होंने जाके सर्वे कंडक्ट किया एट वन पॉइंट टाइम पे, उनसे डेटा कलेक्ट किया और उसके बाद उन्होंने अपनी फाइंडिंग भी प्रेजेंट कर दी। इसी तरह अगर आप सेकंड एग्जांपल में देखो तो सेकंड एग्जांपल में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द रेजिडेंट्स वर टेलीफोन्ड एंड आस्क्ड हाउ मच दे एक्सरसाइज ईच वीक एंड वेदर दे currently have ever been diagnosed with heart diseases। अब इसमें क्या है कि वो जो पार्टिसिपेंट है रिसर्चर है वो थ्रू टेलीफोन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो उसमें सिंपल वो पूछ रहा है कि वो एक्सरसाइज हाउ मच दे एक्सरसाइज ईच वीक, हर हफ्ते में आप कितनी दफा एक्सरसाइज करते हैं, वेदर दे करंटली हैव हार्ट डिजीज के साथ जो पेशेंट हैं वो एक हफ्ते में कितनी दफा एक्सरसाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पार्टिसिपेंट कहता है कि मैं एक हफ्ते में 2 दफा एक्सरसाइज करता हूँ या 3 दफा एक्सरसाइज करता हूँ, तो क्या किया, थ्रू टेलीफोन सिंपल उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड कर लिया है कि सिंपल उसने एक पार्टिसिपेंट से पूछा कि एक हफ्ते में वो 2 या 3 टाइम एक्सरसाइज करते हैं। तो क्या किया उसने, थ्रू टेलीफोन उसने वो सर्वे कंडक्ट किया है सिर्फ एट वन पॉइंट। सिंपल उसने पूछा कि वो एक्सरसाइज कितने टाइम करता है, उसने उसकी एक्सरसाइज की फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड कर लिया। तो ये जो स्टडी उसने कंडक्ट की है ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। क्लियर है एग्जाम्पल सबको? ओके, साथ साथ बताते भी जाया करो कि क्लियर है सबको ताकि हम फर्दर मूव करें। ये सारी स्लाइड्स में दोबारा 5 बजे रिपीट करूंगी क्योंकि इसकी टाइमिंग थी वो 3 से 5 थी, तो काफी सारे स्टूडेंट्स में एंटर नहीं हुए, तो दोबारा 5 बजे लॉगिन होगा। तो ये सारी स्लाइड्स में दोबारा 5 बजे रिपीट करूंगी। ओके, एग्जाम्पल रिपीट कर देती हूँ मैं। नंबर 1 पे एग्जाम्पल था कि नेशनल सर्वे उन्होंने कंडक्ट किया है 2002 में। ड्यूरिंग 5 ईयर्स में जितने भी उनकी बर्थ हुई थी वहां पे बर्थ रेट के हिसाब से जो उन्होंने स्टडी कंडक्ट की तो उनके पास फाइंडिंग आई कि 35% फैमिली ग्रोथ में इंक्रीज हुआ है। तो ये क्या था, उन्होंने सिंपल एट वन पॉइंट पे जाके वहां पे स्टडी की, वहां से डाटा कलेक्ट किया, तो वहां से उनको ये फाइंडिंग्स मिल गई कि 35% फैमिली ग्रोथ इंक्रीज हो गई है। तो ये क्या था, सिंपल एट वन पॉइंट पे उन्होंने वो डाटा कलेक्ट किया है। उससे पहले कोई इनका कनेक्शन नहीं है, ना ही उन्होंने स्टडी को फर्दर फॉलो अप तक किया। बस उन्होंने एक टाइम पीरियड मेंशन कर लिया था कि ड्यूरिंग 5 ईयर्स के दरमियान जितनी भी बर्थ हुई है उसकी वजह से फैमिली ग्रोथ पे कितना इफेक्ट हुआ है। तो उस टाइम के अंदर जितनी भी उनके पास रिकॉर्ड था हॉस्पिटल में जाके कि इतने इतने बर्थ रेट बर्थ हुई है ड्यूरिंग 5 ईयर में, तो वो उन्होंने क्या किया, फाइंडिंग्स उन्होंने मेंशन कर दी कि 35% फैमिली ग्रोथ में या अबाउट 7.5 मिलियन इंक्रीज हुई फैमिली ग्रोथ ड्यूरिंग 5 ईयर्स में। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखो तो उसमें क्या है कि जो एक रिसर्चर है वो थ्रू टेलीफोन से अपने पार्टिसिपेंट्स से कनेक्शन में है। थ्रू उसने टेलीफोन किया और उसने पूछा जो हार्ट डिजीज के साथ थे लोग कि वो एक्सरसाइज एक हफ्ते में ईच वीक कितने टाइम करते हैं।
तो अगर किसी पार्टिसिपेंट ने कहा होगा कि मैं एक हफ्ते में 2 दफ़ा एक्सरसाइज करते हो, तो सिंपली क्या है, रिसर्चर ने वो 2 जो फाइंडिंग है उसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो थ्रू टेलीफोन उसने वो सर्वे कंडक्ट किया। उसके बाद रिसर्चर का उस पार्टिसिपेंट के साथ कोई लिंक नहीं है, ना ही उसने उसका फॉलो अप करना है, ना ही उसने कुछ उससे और चीजें पूछनी है। तो सिंपल एट वन पॉइंट पे उसने वो इन्फॉर्मेशन उससे कलेक्ट कर ली है। मेजर प्रेवलेंस एट पॉइंट इन टाइम, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को हम प्रेवलेंस स्टडीज भी कहते हैं और स्नैपशॉट ऑफ दी पॉपुलेशन भी कहते हैं। स्नैपशॉट कहते हैं आप एक ही दफा पिक क्लिक करते हो, तो इसमें भी बेसिकली ऐसे ही आप एक ही दफा जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, तो इसे हम स्नैपशॉट ऑफ अ पॉपुलेशन भी कहते हैं। अब इस क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, इसमें हम एटीट्यूड्स, बिलीव्स, बिहेवियर्स, पर्सनल फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर से, एग्जिस्टिंग ऑफ पास्ट हेल्थ कंडीशंस, कोई भी डिजीज प्रेजेंट है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और एनीथिंग एज देयर डज नॉट रिक्वायर फॉलो अप टू असेस, ऐसी कंडीशन जिसमें हमें फॉलो अप की जरूरत नहीं है, तो वो सारी कंडीशंस पे हम अपनी क्रॉस सेक्शनल स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कैप स्टडी। तो कैप स्टडी क्या है, नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस। तो वो स्टडीज भी बेसिकली आपकी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज ही होती है। ओके, तो हम डिजाइन की बात कर लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी जब हम कंडक्ट करते हैं तो हमारे पास किस तरह का डिजाइन बिल्डअप होता है। तो सबसे पहले क्या, हम डिफाइन पॉपुलेशन। कोई भी जो हम स्टडी करते हैं तो हम सबसे पहले पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं, जिसमें से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो डिफाइन पॉपुलेशन। नंबर 2 पे आप देखते हो गैदर डाटा ऑन एक्सपोजर एंड डिजीज। अब इसमें हम दो पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, या तो एक्सपोजर पे या डिजीज पे। तो हमारे पास 4 तरह के आउटकम आते हैं। नंबर 1 पे अगर आप देखो, आपने कहीं पे स्टडी किया तो आपके पास एक्सपोजर भी आ गया है और आउटकम भी प्रेजेंट है, मतलब दोनों चीजें एट अ टाइम प्रेजेंट है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन एक्सपोजर की भी आ जाएगी और आउटकम की भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। नंबर 2 की कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारे पास एक्सपोजर आ गया लेकिन वहां पे आउटकम नहीं था। आउटकम हम किस चीज को कहते हैं, वहां पे कोई भी डिजीज से रिलेटेड अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो फर्स्ट कंडीशन में आप देखो तो उसमें हमारे पास रिस्क फैक्टर, एक्सपोजर से होता है रिस्क फैक्टर। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिस्क फैक्टर्स वहां पे प्रेजेंट थे, तो हमारे पास रिस्क फैक्टर्स भी आ गए। और नंबर 2 पे आउटकम, वहां पे डिजीज भी प्रेजेंट थी तो हमारे पास डिजीज भी आ गई। सेकेंड कंडीशन में आप देखो तो वहां पे हमें सिंपल एक्सपोजर मिला था लेकिन वहां पे कोई भी पेशेंट डिजीज के साथ प्रेजेंट नहीं करा था। तो यहाँ पे एक्सपोजर हमारे पास प्लस में आ गया, आउटकम हमारे पास माइनस में आ गया, मीन्स हमारे पास कोई भी डिजीज प्रेजेंट नहीं है। थर्ड कंडीशन देखो तो कंडीशन क्या हो सकती है, हमें एक्सपोजर नहीं मिल सकता लेकिन हमें आउटकम मिल सकता है। नंबर 4 पे देखो तो वहां पे ना तो हमें कोई एक्सपोजर मिला है और ना ही हमें कोई आउटकम मिला है, दोनों ही नेगेटिव है। तो ये 4 कंडीशंस हैं, ये 4 काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है जब हम क्रॉस सेक्शन स्टडीज करते हैं तो हमें मिल सकती है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ स्लाइड। डिजाइन क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में क्या है, सबसे पहले हम पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं, उसके बाद गैदर डेटा ऑन एक्सपोजर एंड डिजीज।
ओके, अब आ रही है आवाज? पीछे हमने डिस्कस किया था सिंपल क्रॉस सेक्शनल स्टडी। पीछे हमने स्लाइड में देखा क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में भी आती है और एनालिटिकल स्टडीज में भी क्रॉस सेक्शनल स्टडी आती है। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में भी purely descriptive and used to assess the frequency and distribution of a particular disease in a defined population। अभी इसमें क्या बताया गया है कि डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में हम क्या कहते हैं, किस चीज को असेस करते हैं, फ्रीक्वेंसीज हम बताते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं उस डिजीज को पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। जैसे कि आप वायरस में पढ़ते हो, जो हम कैलकुलेट करते हैं मीन, मीडियन, मोड, तो वो हम क्या करते हैं, सिंपली हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, या फ्रीक्वेंसीज या परसेंटेज आप पढ़ते हैं तो क्या करते हैं हम सिंपली जो हमारे पास फाइंडिंग्स आती है हम एज इट इज उसको या फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में या परसेंटेज की फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो स्टडी हम करते हैं हमारे पास सिंपल डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडीज है। एग्जाम्पल अगर आप इसमें देखो, फॉर एग्जाम्पल, अ सैंपल ऑफ स्कूल्स अक्रॉस लंडन मे बी यूज्ड टू असेस द बर्डन और प्रेवलेंस ऑफ अस्थमा अमंग 12 to 14 years old। अब ये एक उन्होंने डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी की है। अब इस स्टेटमेंट से हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे हमने कौन सी अपनी डिजाइन को पुट करना है। तो इसमें सिंपल वो क्या है, उन्होंने एक स्कूल सेलेक्ट कर ली है लंदन में, तो वहां पे जाके उन्होंने सिंपल उन्होंने प्रेवलेंस देखना है एस्थमा का। 12 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं वहाँ पे स्कूल में, लंदन के स्कूल में, तो वहाँ पे कितने बच्चों को एस्थमा है, मे बी वहाँ पे 500 अगर बच्चे हों 12 से 14 ईयर्स में, तो 500 में से अगर उन्होंने देखा है तो एस्थमा उनके पास आया है 300 स्टूडेंट्स में, वो सिंपल क्या करेंगे 300 को रिप्रेजेंट कर लेंगे कि वहाँ पे जाके उन्होंने सर्वे किया है और वहाँ पे जाके जो प्रेमिस निकला है वो 300 बच्चों में एस्थमा डायग्नोज हुआ है। तो वो सिंपली क्या उन्होंने प्रेमिस फाइंड आउट कर दिया है और उसको उन्होंने फ्रीक्वेंसीज में या परसेंटेज में वो रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गई डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब जितने भी हम स्टडीज पढ़ेंगे कुछ उनके एडवांटेजेस भी होंगे, कुछ उनके डिसएडवांटेजेस भी होंगे सभी स्टडीज के। तो एडवांटेजेस देख लेते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज के क्या है। प्रोवाइड एस्टीमेट ऑफ डिजीज बर्डन। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में हम प्रेवलेंस फाइंड आउट करते हैं। अब आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस। अब इसमें डिस्कस हो रहा है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में हम प्रेवलेंस फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी इंसिडेंस शो नहीं हो रहा। कोई बता सकता है कि यहाँ पे प्रेवलेंस ही क्यों शो रहा है? प्रेवलेंस हम क्यों कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को, इंसिडेंस क्यों नहीं कहते, या इंसिडेंस हम कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में? डिफरेंस पता है सबको, प्रेवलेंस में और इंसिडेंस में क्या डिफरेंस है? खतीजा कह रही है इंसिडेंस नेगेटिव वे में आएगा। नहीं खतीजा, इंसिडेंस हमारे पास क्या होता है, न्यू केसेस। बेसिकली हम डिजीज में काउंट करते हैं इंसिडेंस और प्रेवलेंस। इंसिडेंस हमारे पास क्या होता है, न्यू केसेस। प्रेवलेंस हमारे पास होता है ओल्ड प्लस न्यू केसेस। एक इजी सी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे बारिश होती है, तो बारिश का जो पहला कतरा जो जमीन पे गिरता है वो हमारे पास क्या है, इंसिडेंस। उससे पहले वहां पे बारिश का पानी कलेक्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बारिश वहां पे गिरती जाती है वो हमारे पास क्या है, इंसिडेंस। जब बारिश खत्म हो जाती है और वहां पे जो पानी वहां पे स्टे रहता है वो अब हमारे पास आ जाता है प्रेवलेंस। तो इंसिडेंस हमारे पास क्या है, न्यू केसेस, और प्रेवलेंस हमारे पास न्यू प्लस ओल्ड केसेस। तो ये हमारे पास आ गया प्रेवलेंस। तो क्रॉस सेक्शन में हम प्रेवलेंस इसलिए एस्टिमेट करते हैं क्योंकि हम जब जाके डेटा कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी वो डिजीज के साथ प्रेजेंट होते हैं। मतलब वो डिजीज उनको मे बी
काफी टाइम से वो डिजीज को प्रेजेंट है, वहाँ पे कोई भी हमारे पास न्यू केस प्रेजेंट नहीं होता, तो हम इसलिए क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में प्रेवलेंस काउंट करते हैं। इंसिडेंस हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इंसिडेंस हम कोहॉर्ट स्टडीज में काउंट करते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में हम प्रेवलेंस काउंट करते हैं, इंसिडेंस काउंट नहीं करते। रीजन ये है कि प्रेवलेंस हमारे पास क्या है, ऑलरेडी जो डिजीज हो चुकी होती हैं, ओल्ड प्लस न्यू डिजीज, तो वो हमारे पास प्रेवलेंस है। इंसिडेंस हमारे पास होता है न्यू डिजीज। अभी जो एग्जांपल शेयर की है जैसे बारिश की, तो बारिश का जब पहला कतरा जमीन पे गिरता है तो वो हमारे पास क्या है, इंसिडेंस। लेकिन जब बारिश खत्म हो जाती है और वहां पे बारिश का पानी स्टिल स्टे रहता है तो वो हमारे पास हो जाता है प्रेवलेंस। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में तो हम एक ही दफा जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो जो डिजीज के साथ प्रेजेंट होते हैं हम उनसे डाटा कलेक्ट करके आ जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या ऑलरेडी वहाँ पे प्रेवलेंस प्रेजेंट होता है, वहाँ पे इंसिडेंस नहीं होता, कोई भी न्यू केस हमारे सामने बिल्डअप नहीं होता, ऑलरेडी प्रीवियस केसेस ही हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। सेकंड इसका सबसे मेन जो एडवांटेज है वो है शॉर्ट ड्यूरेशन। इजी है, क्विक है, लेस कॉस्टली है, तो विद इन शॉर्ट टाइम में हम ये स्टडी इजीली कंडक्ट करते हैं, इसलिए हम मोस्टली क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को प्रेफर करते हैं। ये सबसे वीक डिजाइन है हमारा रिसर्च डिजाइन में, लेकिन अपनी फिजिबिलिटी के लिए इजी और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम मोस्टली क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कंडक्ट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पर कोहॉर्ट स्टडी फॉर स्क्रीनिंग एग्जिस्टिंग डिजीजेस। अब जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर हम अपनी क्रॉस सेक्शन स्टडीज में फॉलो अप ऐड कर दें तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, कोहॉर्ट स्टडी में कन्वर्ट हो जाएगी। देन हम उनको स्क्रीन कर सकते हैं कि डिजीजेस ऑलरेडी कौन कौन सी डेवलप थी या नेक्स्ट फर्दर उनमें कौन कौन सी डिजीजेस डेवलप हो सकती हैं। प्रोवाइड वेल्थ ऑफ डेटा फॉर फर्दर रिसर्च। अब ये एक मेन रिसर्च है जो हमें फर्दर इस पे हम स्टडीज कर सकते हैं, इस स्टडी को हम फर्दर किसी भी स्टडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारे पास बहुत इफेक्टिव इंफॉर्मेशन होती है। इस रिसर्च को लेके हम आगे फर्दर मूव कर सकते हैं, तो वेल्थ ऑफ डेटा हमें ये क्रॉस सेक्शनल स्टडीज प्रोवाइड करता है। तो एडवांटेजेस में ये हो गया कि नंबर 1 पे हम इसका प्रेवलेंस काउंट करते हैं, ये शॉर्ट ड्यूरेशन में इजीली कंडक्ट हो जाती हैं, इजी है ये रिसर्च करना, क्विक है, इसमें हमारा एक्सपेंसिव कम आता है, स्टार्टिंग पॉइंट है कोहॉर्ट स्टडीज के लिए, और ये हमें वेल्थ ऑफ डेटा प्रोवाइड करता है फॉर फर्दर रिसर्च के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कोहॉर्ट स्टडी फॉर स्क्रीनिंग एग्जिस्टिंग डिजीजेस। अब नेक्स्ट हम कोहॉर्ट स्टडी डिस्कस करेंगे, देन ये आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होगा कि ये यहाँ पे क्या चीज बताई गई है। लास्ट पीछे हमने डिस्कस किया था कि अगर हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में फॉलो अप ऐड कर देते हैं तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी हमारी क्या होती है, कोहॉर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जब कोहॉर्ट में कन्वर्ट होगी देन हम वहाँ पे स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि प्रीवियसली डिजीजेस कौन कौन से एग्जिस्ट थी या न्यू वहाँ पे कौन सी डिजीज डेवलप हुई। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है कोहॉर्ट स्टडीज के लिए, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। अब डिसएडवांटेजेस पे बात कर लें। नंबर 1 पे पीछे था कि हम प्रेवलेंस काउंट करते हैं, तो अल्टीमेटली इसका ऑपोजिट क्या हो गया, यहाँ पे हम इंसिडेंस काउंट नहीं कर सकते। डज नॉट प्रोवाइड एस्टीमेट ऑफ डिजीज अकरेंस इंसिडेंस। नंबर 2 पे नो डायरेक्ट एस्टीमेट ऑफ रिस्क पॉसिबल। यहाँ पे हम डायरेक्टली रिस्क को मेजर नहीं कर सकते, एस्टीमेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स है जैसे रिलेटिव रिस्क है या ऑड रेशियो है, जो हम फर्दर आगे कोहॉर्ट स्टडीज में या केस कंट्रोल स्टडी में यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट एस्टिमेट कर सकते हैं रिस्क को, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इस तरह की कोई भी चीज नहीं है जिससे हम रिस्क को डायरेक्ट एस्टिमेट कर सकें। नंबर 3 पे आप देखो तो क्या है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इंफॉर्मेशन मिनिमम। अब इसका क्या मतलब है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, कि जब हम यहाँ पे जाकर डाटा कलेक्ट करते हैं तो ऑलरेडी वो जो पार्टिसिपेंट है वो डिजीज के साथ प्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं आइडिया कि वो डिजीज उनमें किस टाइम में डेवलप हुई, उनका ड्यूरेशन क्या था, फर्स्ट सिम्टम कब अपीयर हुआ, तो क्या है यहाँ पे हमें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत कम मिलती है। Prone for biases from selective survival. If the people that are alive have a different risk factors for the disease than those that die earlier. अब इसमें हमारे पास एक बायसनेस आ जाता है, एरर आ जाता है फ्रॉम सिलेक्टिव सर्वाइवल। सिलेक्टिव सर्वाइवल क्या है, ऐसे पेशेंट जो जिंदा रह जाते हैं लेकिन उनके रिस्क फैक्टर डिफरेंट रखते हैं एज कम्पेयर टू जो डाई अर्ली, जो जल्दी जिनकी डेथ हो जाती है। तो जो
अलाइव रह जाते हैं, मे बी उनके रिस्क फैक्टर्स डिफरेंट हो एज कम्पेयर टू जिनकी डेथ होगी, उनके रिस्क फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे सिलेक्टिव सर्वाइवल जो बाकी जो जिंदा रह जाते हैं हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उनके रिस्क फैक्टर्स में भी डिफरेंट हो एज कम्पेयर टू जिनकी डेथ होगी, उनके रिस्क फैक्टर्स डिफरेंट हो। तो यहाँ पे एक बाइस आ गया, सिलेक्टिव सर्वाइवल बाइस। नॉट एस्टेब्लिश टू नॉट पॉसिबल टू एस्टेब्लिश temporality, therefore it is a weak design for providing causality। अब इसमें क्या है, टेम्पोरलिटी एस्टेब्लिश नहीं होती। टेम्पोरलिटी क्या चीज है, हम देखते हैं कि वाकई जो कॉज है, कॉजल जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा था लास्ट टाइम, वाकई ही एक कॉज रिस्पॉन्सिबल है उस डिजीज की, तो यहाँ पे हम क्लियरली एस्टेब्लिश नहीं कर सकते टेम्पोरलिटी, तो ये क्या है, सबसे वीक डिजाइन है। द टाइमिंग ऑफ स्नैपशॉट इज नॉट गारंटीड टू बी रिप्रेजेंटेटिव। अब जिस टाइम पे हम जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मे बी उस टाइम पे जो फैक्टर्स थे या डिजीज थी वो डिफरेंट हुआ एज कम्पेयर टू अगर हम दोबारा जाके किसी और सिचुएशन में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, तो यहाँ पे क्या है, हम उस फाइंडिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पूरी पॉपुलेशन में। जब हम एक टाइम पे जाके हमने डेटा कलेक्ट किया तो मे बी उस टाइम सिचुएशन अलग हो, बाद में वहाँ पे सिचुएशन कुछ और हो, तो हम क्या करते हैं, उसको जो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, वो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट हमारा नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज। ओके, 5 बजे तक तो ये कंप्लीट करते हैं ना, उसके बाद 10 मिनट्स की ब्रेक ले लेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज लाइक अ क्रॉस सेक्शनल वन इज ऑब्जर्वेशनल। लॉन्गिट्यूडिनल हमारे पास ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है। सो वंस अगेन रिसर्चर डू नॉट इंटरफेयर विद देयर सब्जेक्ट्स। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में हम अपनी तरफ से इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, मीन्स हम अपनी तरफ से मैनिपुलेशन नहीं करते। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज में हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है, तो यहाँ पे भी हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। However, in a longitudinal study, researcher conducts several observations of the same subject over a period of time, sometimes lasting many years। अब longitudinal studies में हम क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट को लेके उसे पे ही कुछ कुछ टाइम के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन की फाइंडिंग्स को नोट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से क्लियर हो जाता है कि longitudinal स्टडी क्या है। We might choose to look at the changes in the cholesterol levels among women over 40 who work daily for a period of 20 years। तो हमने क्या किया, एक ही पार्टिसिपेंट को ले लिया जिसकी उम्र 40 साल है, 40 साल से ऊपर है, वो क्या करती है, वो करती है फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर। तो हमने क्या करना है, सिंपली हमने उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल में जो चेंजेस आएंगी उनको हमने राइट अप कर लेना है। Longitudinal study design would account for cholesterol levels at the onset of a walking regime and as the walking behavior continued over time। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि एक ही हमने पार्टिसिपेंट को दिया और उसी को ही हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स तक हमने इसको ऑब्जर्व करना है कि उसने 20 ईयर्स तक जब वो एक्सरसाइज किया तो उसके बाद उसकी कोलेस्ट्रॉल लेवल में क्या क्या फाइंडिंग आई, तो वो उसकी एक्सरसाइज करने से, वॉक करने से पहले हम कोलेस्ट्रॉल लेवल की फाइंडिंग्स को मेजर कर लेंगे और आफ्टर 20 इयर्स के बाद हम उसकी कोलेस्ट्रॉल लेवल की फाइंडिंग्स को मेजर कर लेंगे। देन हम देख सकते हैं क्या पहले क्या फाइंडिंग्स है उसके बाद क्या फाइंडिंग आई थी। तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो हम स्टडी कंडक्ट करते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज है, जिसमें हम कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, मतलब अपने हिसाब से नहीं कहेंगे कि अब ये इस तरह की एक्सरसाइज करें या इस तरह की वॉक करें। वो जैसे रूटीन में चल रही थी वैसे ही वो करेगी। सिंपल हमने क्या करना है, फाइंडिंग्स उसकी नोट करनी है। क्लियर है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज।
ओके, तो ये यहीं पे क्लोज करते हैं और दोबारा से फिर लॉग इन करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं क्लोज कर रही हूँ, फिर दोबारा से आप सब लोग लॉग इन करना।